नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां आपको कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसी सिलसिले में हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, इसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले देखते हैं विज्ञान और किसान। विज्ञान और किसान में आज हम बताएंगे कि कैसे हमारे किसान लवणीय मिट्टी में वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। इसी सिलसिले में करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। भारत में हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहां सामुदायिक जमीन का एक बड़ा हिस्सा लवणता से प्रभावित है। जिन इलाकों में लवणता है वहां गेहूं की उपज कम होती है। 1 एकड़ लवण युक्त जमीन में इसकी उपज 3.5 से 4.5 टन के बीच होती है। करनाल के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI ने बेगमपुर ग्राम पंचायत के साथ मिलकर लवणता प्रभावित सामुदायिक भूमि के सुधार का काम शुरू किया। इसमें उन्होंने 40 हेक्टेयर जमीन के नमूने लिए। पता चला कि मिट्टी में पोषक तत्वों और कार्बन की कमी है। नाइट्रोजन, जस्ता, बोरोन, लौह और मैग्नीज की मात्रा तो बहुत ही कम है, जबकि फास्फोरस और सल्फर काफी अधिक मात्रा में पाया गया। इसे देखते हुए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सरपंच और सदस्यों के अलावा लगभग 60 किसानों ने हिस्सा लिया। शामिल होने वालों में महिला किसान भी थी। करनाल स्थित CSSRI के वैज्ञानिकों ने किसानों को जानकारी दी और बताया कि धान और गेहूं के अवशेषों को जलाने की वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ रही है। इसके बाद आयोजित सेमिनार में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए। किसानों को पराली जलाने की घटना के खिलाफ जागरूक करने के लिए ग्राम सरपंचों को साथ लिया। कुछ समय किसानों के लिए तीसरे चरण का कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 75 महिलाओं और दूसरे सहभागियों सहित कुल 225 किसानों ने भाग लिया। सामुदायिक भूमि की नीलामी के दौरान ये शर्त रखी गई कि जमीन पर खेती करने वाला कोई भी किसान खेत में फसल अवशेष नहीं जलाएगा। वैज्ञानिकों ने लवणीय मिट्टी के लिए गेहूं की खास किस्म KRL 210 विकसित की। इसे किसानों को मुफ्त दिया गया। लवणता के लिए चावल की भी खास किस्म CSR 30 मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा किसान इन किस्मों को बोए, इसके लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। CSSRI ने किसानों को सक्षम बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई। अब इस संस्थान की ओर से ग्राम पंचायत और किसानों को लवणता प्रभावित भूमि में टिकाऊ उपज प्राप्त करने के लिए तकनीकी जानकारी दी जा रही है। कुछ किसानों ने गेहूं के साथ रिले फसल के रूप में खरबूजा बोया ताकि आय में बढ़ोतरी हो सके, साथ ही किसी भी तरह का जोखिम कम किया जा सके। फलों को तोड़ने के बाद खरबूजे के बायोमास को जुलाई महीने में मिट्टी में मिलाया जाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। पंचायत के सदस्यों ने ये भी महसूस किया कि लवणीय भूमि पर खेती कर रहे किसानों को जिप्सम पर सब्सिडी दी जाए। जिप्सम लवणीय भूमि में सुधार के लिए जरूरी है। गांव के प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान इस बात का संकेत दिया कि ग्राम पंचायत के संस्थागत नेटवर्क को CSSRI और दूसरे संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर विकसित किया जा सकता है और पंचायत के सदस्य मिलकर इस तरह के कामों को सफल बना सकते हैं। धान और गेहूं के अवशेषों को जलाने की वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ रही है। वैज्ञानिकों ने लवणीय मिट्टी के लिए गेहूं की खास किस्म KRL 210 विकसित की। करनाल स्थित CSSRI के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को लवणता प्रभावित भूमि में टिकाऊ उपज प्राप्त करने के लिए तकनीकी जानकारी दी जा रही है। और अब बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मूली की खेती के बारे में। जी हाँ, अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस माह में होने वाली ज़रूरी कृषि क्रियाओं का भी ध्यान रखें ताकि अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। नवंबर महीने में किसान भाई मूली की खेती कर सकते हैं। मूली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है।
बुआई करने के लिए मूली का बीज 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मूली के बीज का शोधन 2.5 ग्राम सीरम से 1 किलोग्राम बीज की दर से उपशोधित करना चाहिए। मूली की फसल में रोग के साथ साथ कीटों का भी प्रकोप होता है। मूली में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, अर्धगोलाकार सुंडी, आरा मक्खी, डायमंड बैक्टीम कीट लगते हैं। इसकी रोकथाम हेतु मेलाथियान 0.05% तथा 0.05% डाइक्लोरोवॉस का प्रयोग करें। मूली की फसल 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। जब लगे कि मूली की जड़ खाने लायक हो गई है, उस समय इसकी कटाई शुरू कर दें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और जे है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप के माध्यम से हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचा रहे हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और उनके इस योगदान को पहचान भी मिली है। ये वो किसान हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। आज इसी सिलसिले में आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं ऐसे ही किसान से जिनका नाम है हुकुमचंद पाटीदार। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। जैविक खेती के प्रति जागरूकता व अपनी अलग पहचान बनाने के लिए झालावाड़ जिले के गांव मानपुर के किसान हुकुमचंद पाटीदार को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रगतिशील किसान हुकुमचंद पाटीदार की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी विपरीत क्यों न हो, हार न माने तो सफलता निश्चित ही मिलती है। उन्होंने 2003 में 1 हेक्टेयर से जैविक खेती की शुरुआत की थी। इनकी कड़ी मेहनत और लगातार किए प्रयासों से जिले में 360 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में जैविक खेती होने लगी। हुकुमचंद पाटीदार ने जैविक विधि से धनिया, मेथी, लहसुन और गेहूं की सफल पैदावार के प्रयासों में सफलता हासिल की। हुकुमचंद पाटीदार ने 1.5 दशक पहले 1 हेक्टेयर क्षेत्र से जैविक खेती की शुरुआत की। पहली बार में उत्पादन घटकर 60% रह गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल 40 एकड़ जमीन में जैविक खेती को अपनाया। उत्पादन बढ़ने के साथ ही जैविक खेती उपज का अधिक दाम मिलने लगा तो दूसरे किसानों में भी जागरूकता आई। प्रकृति में जीवों को बचाना है तो जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। प्रकृति में एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। खेती में यदि जीव नहीं रहेंगे तो खेती की उर्वरता नहीं रहेगी। रासायनिक खादों के प्रयोग से जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं। इससे उर्वरा क्षमता घटती जा रही है।
यही कारण है कि मैं जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। हुकुमचंद पाटीदार के जैविक कृषि फार्म पर नित नए प्रयोग करते हुए जैविक फसल का उत्पादन हो रहा है, जहां से विश्व के कई देशों में रहने वालों की रसोई तक इस फार्म का अनाज पहुंचता है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इनके फार्म पर किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जा रहा। उन्होंने जैविक खेती में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढा। अपने खेत पर ही हरी खाद, गोबर खाद, जीवामृत, पंचकप, रसायन सहित अन्य जैविक दवाइयाँ तैयार की। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार की। महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी इनको कई उपाय बताए, जो कि खेती के लिए कारगर रहे हैं। उसके बाद जैविक खेती के क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती गई। गांव में दूसरे किसान इससे जुड़ने लगे। गांव में दूसरे किसान इससे जुड़े, फिर जिले में भी कई किसानों ने अपने खेतों को जैविक फार्म के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। हुकुमचंद पाटीदार ने बताया कि जैविक खेती के उत्पादों की मांग देशों और विदेशों में भी बढ़ रही है। साथ ही भारत देश के मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में भी जैविक उत्पादों की अच्छी मांग हो रही है। यहाँ पर तैयार मसाला, जो कि जापान, जर्मन, स्विट्जरलैंड तक पहुँचाए जाते हैं। जैविक खेती के उत्पादों की कीमत भी बाजार में अधिक मिलती है। आने वाले समय में खेती से ली गई उपज अच्छी मांग होने की संभावनाएं हैं। किसान अगर जैविक खेती को अपना लें तो भविष्य में अपनी आय दोगुनी करने में जरूर सफल होंगे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और जे है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात फार्मिंग इंडिया की। हाल ही में केंद्र सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए 3 नए अधिनियम लेकर आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन पंजाब के किसानों के मन में अभी भी इन कानूनों को लेकर कुछ आशंकाएं हैं। इन्हीं आशंकाओं को दूर करने के मकसद से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पंजाब के किसान संगठनों की मुलाकात हुई। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 13 नवंबर 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। शुरुआत में माननीय कृषि मंत्री ने पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत किया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी दी। पंजाब के
किसानों की आज बैठक भारत सरकार ने आमंत्रित की थी। उस बैठक में हमारे रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी थे, माननीय मंत्री सोम प्रकाश जी उपस्थित रहे और कृषि मंत्रालय के सचिव सहित प्रमुख अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण और यूनियन के लीडर्स उपस्थित थे और काफ़ी समय तक चर्चा हुई। चर्चा सार्थक ही हुई, अच्छे माहौल में हुई। उनके जो मुद्दे थे उन पर सरकार के विचार और उनके मुद्दों में निश्चित रूप से काफ़ी दूरी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि चर्चा ये जारी रहेगी और उन सब को आश्वस्त किया है कि सरकार ने जो नए बिल लाए हैं उनसे एमएसपी और एपीएमसी दोनों प्रभावित नहीं होती। एपीएमसी भी पंजाब में रहेगा और एमएसपी भी जारी रहेगी और इस बार खरीफ की फसलों की जो खरीद हुई है वो पहले से कई गुना अधिक हुई है और पंजाब में तो बहुत अधिक हुई है। इसलिए किसी के मन में कोई शंका और अविश्वास नहीं होना चाहिए और भारत सरकार ने रबी की एमएसपी भी बुआई से पहले ही घोषित कर दी है और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की समृद्धता के लिए और किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा कृषि ही रही है। आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान के साथ सरकार किसानों का कल्याण करने के लिए कई उपाय कर रही है। नए कृषि अधिनियम न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, बल्कि किसानों के हितों की भी रक्षा करेंगे। बातचीत के दौरान माननीय मंत्री जी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को ये भी बताया कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद तथा मंडी प्रणाली पहले जैसे ही जारी रहेगी। नए कृषि अधिनियम किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए मंडियों को प्रोत्साहित करेंगे। जहाँ तक रेल का सवाल है, माननीय रेल मंत्री जी उनके साथ उपस्थित थे और रेल मंत्री जी ने भी ये बताया कि जैसे ही माहौल आप अनुकूल दोगे तो हम उसी समय ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। अब इस मामले में पंजाब सरकार, सारी यूनियंस, उनको विचार करना है। मुझे लगता है इसके बाद वो लोग बैठने वाले होंगे, लेकिन भारत सरकार किसानों की दृष्टि से भी और यातायात की दृष्टि से भी कहीं भी अदुविधा में नहीं है और पूरी तरह तैयार है। जैसे ही अनुकूलता मिलेगी अपना काम प्रारंभ करेंगे। किसान संघों के प्रतिनिधियों ने नए कृषि अधिनियमों पर अपने विचार व्यक्त किए। किसान प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष तथा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने जैसी कई अन्य पहलों से भी अवगत कराया गया। बातचीत के दौरान किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करने हेतु भारत सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों पक्षों ने आगे की चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और अब बात पराली की समस्या की। जी हाँ, पराली एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर हमारे किसान भी संशय की स्थिति में रहते हैं। इसी सिलसिले में मथुरा के किसानों ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे उन्हें पराली की समस्या पर सफलता प्राप्त हुई है और ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से उन्हें उचित मदद भी दी गई है। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। गेहूं और धान प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं और इनकी कटाई ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर के साथ की जाती है। गेहूं और धान की पैदावार के साथ साथ दोनों फसलों से हर साल सैकड़ों मिलियन टन भूसा पराली पैदा होती है। गेहूं की फसल का भूसा ज्यादातर थ्रेसर या स्ट्रॉ रीपर की मदद से भूसा बना दिया जाता है, लेकिन धान के पराली के रखरखाव की समस्या आज भी वैसी ही बनी हुई है तथा किसान पराली को
आग लगा देता है, जिससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य एवं जमीन को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। देखिए, ये हम समय खानपुर गांव में खड़े हुए हैं और इस गांव में करीब 800 एकड़ में धान की खेती की जाती है। इस गांव को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अडॉप्ट किया गया 2 साल पहले, और हम जब यहाँ सर्वे करने आए तो मुझे ये मालूम पड़ा कि इस गांव में सभी लोग आग लगाते हैं। बर्निंग की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। इस गांव को अडॉप्ट किया हमने, यहाँ पर मेले लगाए, प्रोग्राम किए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, और हमने यहाँ पर गांव में मशीनें छोड़ रखी हैं, जैसे रोटावेटर है, हैप्पी सीडर है, मोल्ड प्लाऊ है, जीरो टिल्डल है, और ये सारी मशीनों को हमने गांव में किसानों को बताया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि आप आग नहीं लगाएंगे। आग लगाने से क्या होता है कि हमारे जो ज़मीन में पोषक तत्व है, 1 टन पराली है, 1 टन पराली में करीब 5.5 किलोग्राम जो हमारी नाइट्रोजन नष्ट हो जाती है, करीब 2.5 किलोग्राम फास्फोरस नष्ट हो जाता है, और 25 किलोग्राम पोटास नष्ट हो जाता है, और 400 किलोग्राम ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट हो जाता है। जबकि आप जानते हैं कि 1 हेक्टर में करीब 6 टन के आसपास पराली निकलती है। तो जब इन किसानों को मैंने ये बताया कि इससे ये लाभ हैं, इसको आग न लगाएं, हमारे मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने पानी भर रखा है। इसकी धान की कटाई कब करते हैं ये, इसमें पानी भी भरा हुआ है, तो ये जो कम्बाइन आ रही है, चेन वाली कम्बाइन आ रही है, चेन वाली कम्बाइन से ये पानी भरे खेत में कटाई कर लेते हैं, और उसके बाद रोटावेटर से इसको जो है जुताई कर देते हैं। रोटावेटर हम जानते हैं, इनको ये थोड़ा जानकारी कम थी, पता नहीं कितने दिन में ये गलेगा, तो अमूमन इसको 3 या 4 सप्ताह, बहुत अच्छा, अगर अच्छा पानी है भरा हुआ तो 3 सप्ताह लगते हैं। 3 सप्ताह में ये पूरी पराली आपकी जल जाती है, और इसके बाद हमने इनको बताया है कि इसको बीच में एक बार पलट दें, तो जिससे जो ऊपर की है वो नीचे आ जाएगी, और ये पूरा आपका पराली इसमें मिल जाएगी। इस समय इसमें ये पानी भरा हुआ है, और ये मशीन ट्रैक्टर चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह गल जाएगी, सड़ जाएगी, और इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बनेगा। प्रॉपर मॉइस्चर पे ये लोग इसको पलट के अच्छी तरह से लाइन सोइंग करते हैं। मैं ये बता दूं, अब तक इस गांव में आधी पराली जल जाती थी, आज तक 1 एकड़ यानी 1 प्लांट भी आग नहीं लगाई गई है। तो ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा का और ICR का जो डायरेक्शन है, या भारत सरकार का जो निर्देशन है, उस पर ये किसान बात मान रहे हैं और पराली प्रबंधन कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने धान की पराली को खेतों में मिलाने की तकनीक विकसित की है, जिसमें धान की पराली की कुतरन व बिखरन के लिए पराली वाला चॉपर, मल्चर का उपयोग किया जा सकता है। इस मशीन में 40 से 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। ये मशीन एक दिन में 6 से 8 एकड़ पराली को कुतर सकती है। इसके बाद काटी गई पराली को 2 तरीकों से खेत में मिलाया जा सकता है। आज के दौर में तकनीक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और हमारे किसान भी नई तकनीक के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, ताकि कृषि के रूप को बदला जा सके और सकारात्मक बदलाव देखे जा सके। इस सिलसिले में आज फिर हम आपको बताते हैं कि ऐसी मोबाइल ऐप के बारे में, जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं और अपनी फसलों में होने वाली बीमारियों का समाधान भी पा सकते हैं। आइए देखते हैं मोबाइल ऐप में ऐसी ही जानकारी। एग्री मीडिया वीडियो ऐप, ये एक वीडियो ऐप है जो कि अधिकतर किसानों की पसंद बना हुआ है। इसकी मदद से किसान अपनी कीट प्रभावित फसल की फोटो लेकर ऐप पर अपलोड करता है और कृषि विशेषज्ञों से उसकी रोकथाम के लिए सलाह ले सकता है। इस तरह किसान घर बैठे फसलों को कीट और रोगों से बचा सकते हैं। ये एक वीडियो ऐप है जिस पर किसान दूसरी फसल की वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा खेती की नई तकनीक की जानकारी भी ले सकते हैं। खेती किसानी में मौसम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भी मौसम के हाल पर नज़र बनाए रखें। तो आइए देखते हैं मौसम का हाल। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश के आसार। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का बरसेंगे बादल। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान। बुधवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव। बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना। बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बारिश की संभावना। बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात के आसार।
2 दिन केरल में कई स्थानों पर बारिश का अनुमान। हमारे किसानों को उपज का सही दाम मिले और सही समय पर मंडियों में वो अपनी उपज को बेच सके, इसके लिए जरूरी है कि मंडी भाव की सही जानकारी उन तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 233.89 LMT की तुलना में इस वर्ष 15 नवंबर तक 281.28 LMT से अधिक धान की खरीद हो चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 20.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। 281.28 LMT की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 196.13 LMT का योगदान दिया है। और अब बात करते हैं ट्विटर प्लेट की, जिसमें हम आपको दिखाते हैं खेती और किसानी से जुड़े हुए ट्वीट्स के बारे में। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, आप उनका जरूर लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही अभी लेते हैं इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।